अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे यूएस मिलिट्री ऑपरेशन जो कि वेनेजुएला के ऊपर हुआ था। उसकी हम आज फुल डिटेल और फुल एनालिसिस के साथ इस इवेंट को आपके सामने पेश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम इवेंट का जो है ना ओवरव्यू डिफाइन करेंगे। तो गाइस, ये जो हमारा इवेंट था वो सैटरडे को 4 जनवरी 2026 को हुआ था, जिसमें यूएसए ने मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया इन अगेंस्ट ऑफ वेनेजुएला, जिसमें वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था निकोलास मदुरो और उसकी जो वाइफ थी, उन दोनों को कैप्चर किया गया था और उनके ऊपर नार्को टेररिज्म की चार्जेस जो है ना वो इम्पोज की गई। इस इवेंट की सिग्निफिकेंस के हवाले से अगर कुछ बात करें तो ये जो ऑपरेशन था वो पर्टिकुलरली यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और इसको जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो ये कहते हैं कि ये वेनेजुएलियन जो सॉवरेनिटी है ना उसकी ये वायलेशन है और इंटरनेशनल लॉ की ब्रीच हुई है। बहुत सारे रिव्यूज़ ये भी आते हैं कि ये ऑपरेशन बहुत एक बोल्ड और बड़ा ऑपरेशन था, जो कि अनप्रेसिडेंट मूव था किसके हिसाब से, यूएस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। सेकेंड नंबर हमारी पॉइंट आती है ग्लोबल रिएक्शंस। दुनिया के रिएक्शंस कैसे आए आफ्टर द वेनेजुएलियन ऑपरेशन। तो काशियस रिस्पॉन्सेज आई नंबर 1 सबसे पहले, जिसमें यूएस के अपने जो एलीज थे उन्होंने भी अवॉइड किया कि यूएस को ऐसे ओपनली जो है ना वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें कनाडा आ रहा है, यूके है और फ्रांस भी हैं, और उन्होंने बहुत न्यूट्रल स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट और अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ। इसमें हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे कि कनाडास के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर अनीता आनंद ने कहा कि ये एक अर्ज्ड रेस्ट्रेंट है जो कि यूएसए ने किया है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे उन्होंने यूएस का नाम नहीं लिया। सेकंड पॉइंट हमारी फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, उन्होंने भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म की है, लेकिन क्लियर जो है ना यूएसए का नाम नहीं लिया। अच्छा गाइस, सेकंड नंबर हमारी पॉइंट आती है रीजंस फॉर क्वेश्चन, कि इन क्वेश्चन के असबाब क्या थे। सबसे पहले कि आपको पता है कि यूएस की जो है ना यूनिपोलरिटी है, डोमिनेंसी है, जिसके फेयर की वजह से बहुत सारी जो नेशंस हैं, बहुत सारी जो स्टेट्स हैं ना, वो अपना वॉइस रेज तो करती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो सीधा यूएस को टारगेट नहीं करती। तो सबसे पहला रीज़न ये भी है। और सेकंड रीज़न ये है कि यूएस एक बड़ी बहुत बिग इकोनॉमी है, जिसके ऊपर जो है ना डिपेंडेंसी है बहुत सारी ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमिक के हवाले से, खासतौर पे जो कस्पा नेगोशिएशंस हुई हैं। तो इस वजह से ये जो हमारे कैनेडाज हैं या हमारा यूके, तो ये एक बड़े बड़े ममालिक हैं, वो सीधी बात नहीं करते इन अगेंस्ट ऑफ यूएस। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। तो गाइज, हम थर्ड नंबर पे आते हैं कि बैनुल अक़वामी पर्सपेक्टिव्स क्या आ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले यूएन चार्टर वायलेशन हुई है, यूएन चार्टर की वायलेशन हुई है, जिसका आर्टिकल नंबर 2 जो है वो कहता है कि आप किसी भी टेरिटरी की इंटीग्रिटी को या उसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से किसी भी स्टेट की, इन दोनों एलिमेंट्स को आप थ्रेट नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर लॉ री इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर हमारी पॉइंट है यूएन रिस्पॉन्स, कि यूएन ने कैसे रिस्पॉन्स किया। तो नाजरीन, हमारा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जारी किया कि द यूएस एक्शन अ डेंजरस प्रेसिडेंट, इस हवाले से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और सेकंड नंबर पे हमारी पॉइंट आती है कि एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ, यानी कि ये एक बैनुल अक़वामी कानून जो है ना उनकी क्रैकडाउन हुई है। अच्छा गाइस, थर्ड नंबर पे हमारी पॉइंट आती है एक्सपर्ट ओपिनियंस, कि जो हमारे माहिरीन हैं उनके ओपिनियंस क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा लुइस वैन स्कॉट और जॉर्डी डीस, इन दोनों के ओपिनियंस आते हैं। ये कहते हैं कि किसी भी स्टेट के सिटिंग हेड को ऐसे इलीगल अंडर प्रिजन लाना, ये इंटरनेशनल लॉ की जो है ना एक बहुत सख्त मज़ामत हो सकती है। सेकेंड हमारी पॉइंट है कि यूएस ने जस्टिफाई एक्शंस यूज़ किए हैं, जिसमें उसके डोमेस्टिक लॉ और ओवरराइडिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स की जो है ना वायलेशन हुई है। यानी ये हमारी पॉइंट ये डिक्लेयर करती है कि यूएस ने एक जस्टिफाइड एक्शंस लिए हैं, जिसमें उसने डोमेस्टिक जो लॉज है ना उनकी भी वायलेशन की है, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है ना उनके लिए भी एक बिग थ्रेट क्रिएट किया है। जैसे आपने पहले देखा कि जो एलीज थे उनके न्यूट्रल स्टेट्समेंट थे, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि ये डिप्लोमेटिक कॉशन थे विद द वोलेटाइल वाइट हाउस। अच्छा गाइस, फोर्थ नंबर पे हमारा आता है मोनोरो डॉक्ट्राइन एंड एक्सपांशनिज्म। तो गाइस, ये हमारा जो डॉक्ट्राइन है ना वो कहता है कि जो यूएस का डॉक्ट्राइन है, जो कि 1823 में आया था, ये डॉक्ट्राइन डिफाइन करता है कि यूएस अपनी एक जस्टिफाइड एक्शंस के थ्रू डोमिनेंसी शो कर सकता है किसके अंदर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो ये हम ऐसे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो डोनोरो डॉक्ट्राइन है ना वो यूएस एक वेपन तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और वो अपनी डोमिनेंसी को शो कर रहा है कि ये जो हमारी इन्फ्लुएंस होने जा रही है ना ये बिल्कुल लीगल है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये डॉक्ट्राइन एज अ सॉर्ड यूएस इस्तेमाल कर रहा है।
सेकेंड नंबर हमारी पॉइंट है कि एक्सपांशनिस्ट मूव्स कैसे हो रहा है, जैसे ग्रीनलैंड अनेक्सेशन थ्रेट हो रही है जिसको फॉलो किया जा रहा है वेनेजुएला ऑपरेशन में। ये इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे यूनिलैटरलिज्म है, यानी कि यूनिपोलरिटी अब वापस आ रही है, जिसमें वन रूलिंग बॉडी जो है ना वो इन्हांस हो रही है। सेकेंड नंबर पे माइट मेक्स राइट अप्रोच, यानी कि जो ताकतवर होगा वही हुकूमत कर पाएगा, ये वो वाला दौर वापस आ रहा है। रिटर्न टू 19th सेंचुरी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो गाइस ये एक क्लियर इंडिकेट है कि 19th सेंचुरी में जो ग्रेट पावर्स पॉलिटिक्स थी ना उसका राइज हो रहा है, और ये हमारा वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम मल्टीपोलरिटी टू यूनिपोलरिटी। फिफ्थ नंबर पे हमारी पॉइंट है गाइस रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, कि उस रीजन्स के अंदर और दीगर जो ममालिक हैं उनके अंदर कौन से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लैटिन अमेरिका। तो गाइस ये लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं ना उनके लिए भी थ्रेट है, और उसके साथ साथ जैसे कि क्यूबा हो गया या लेफ्ट लीनिंग रेजिम्स हैं उनके लिए भी ये थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ये वो रीजन से जो कि हमारे लैटिन अमेरिका में आते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट हमारा कनाडा। तो गाइस ये ऑलरेडी जो है ना कनाडा एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स ड्यू टू यूएस अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि यूएस का एक अनप्रेडिक्टेबल रोल रहा है तारीख के अंदर। जब से भी ट्रंप आता है तो उसकी जो गवर्नमेंट है ना वो एक अनप्रेडिक्टेबल होती है, जिसके अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी रेशियो बहुत कम होता है। तो इस वजह से कनाडा भी सिक्योरिटी के हवाले से और ट्रेड एग्रीमेंट्स के हवाले से रिस्क पे हो सकता है। ग्लोबल ट्रेंड्स, अब जो है ना ग्लोबल ट्रेंड्स कैसे जाएंगे, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इरोजन ऑफ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होगा, राइज ऑफ पावर पॉलिटिक्स और ओवर डिप्लोमेसी होगी, कि यानी डिप्लोमेसी का जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज होता जाएगा, और उसके पैरेलल पावर पॉलिटिक्स राइज होनी जा रही है। उसके अलावा रिसर्जेंस ऑफ ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन्स एंड टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस। तो गाइस जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि माइट इज ऑलवेज राइट, यानी कि ग्रेट पावर जो होगी ना वो ही दुनिया के ऊपर रूल कर पाएंगे, जो कि अभी यूएस कर रहा है, और वो अपनी मोनोपोलरिटी को इंश्योर कर रहा है और अपनी टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने जा रहा है। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस एक्सपर्ट्स एनालिसिस, के माहिरीन का तजिज़िया निगारी क्या कहती है। जोल्डी डेस जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कह रहे हैं कि जो एलिस कॉशियस है ना वो वोलेटाइल वाइट हाउस की वजह से है, और ये ट्रेड नेगोशिएशंस की वजह से हो रहा है कि यूएस एक बड़ा मार्केट है, अब दुनिया उनसे ट्रेड कर रही है, तो उसकी एक पोलैरिटी इंश्योर हो रही है, वो पावर इंश्योर कर रहा है कि उसका जो लॉ एंड ऑर्डर है ना उसको फॉलो किया जाए। लुइस वेन स्कॉट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उन्होंने एक टर्म बोला है इस ऑपरेशन के हिसाब से, बोल्ड और इलीगल, जो कि अंडरमाइन कर रहा है ये ऑपरेशन किसकी, वेनेजुएला की सोवरेनिटी को। अच्छा गाइस थर्ड नंबर पे आता है आरिफ जेड लालानी CIGI मन के स्कूल से उनका ताल्लुक है। वो कहते हैं कि ये यूएस जो पॉलिसी ना वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, किसके लिए, पर्टिकुलरली कनाडा के लिए। तो गाइस इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।